हाँ, तो कल तो फिर छुट्टी थी है। बड़े दिनों बाद ऐसे छुट्टी आई बीच में है। एब्सेंट आई है। अच्छा। उनको भी पता है ये 15 अगस्त मनाने वाला नहीं है। तो कल का दिन वेस्ट तो नहीं किया फिर। बस सर जो कपड़े पेंडिंग थे वो धो लिए, है ना। कि चलो भाई, तुम लोगों ने शायद वो मैग्नेटिक मटेरियल वाली एक्सरसाइज मैंने बोला था 1 2 3 की होगी कईयों ने। पहले बताओ कितने बच्चों ने वो एक्सरसाइज कर ली। कर ली। अभी भी आधो नहीं की है ना। ओके, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना। उसमें हमने एक डेफिनेशन लिखी थी, मैग्नेटिक इंडक्शन। तुम लोगों ने लास्ट में क्वेश्चन भी किया हुआ है। तुम लोगों ने लास्ट में क्वेश्चन भी किया हुआ है, .2 जिसका आंसर है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। एक क्वेश्चन और लिखो इस पे। एक क्वेश्चन और लिखो। A loop, a loop having each side length L, a loop having each side length L is placed in XY plane, is placed in XY plane in magnetic field, in magnetic field। ये लिखो, B vector is equals to AI cap plus BJ cap plus CK cap। Then find the flux, then find the flux passing through the loop, find the flux passing through the loop, find the flux passing through the loop। क्वेश्चन को पढ़ो। लूप किस प्लेन में रखी हुई है तुम जानते हो ना। किस प्लेन में रखी हुई है, एक्स वाई प्लेन में। तो इसका एरिया वेक्टर किस में होगा, जेड में होगा। एरिया वेक्टर किस में होगा, जेड में होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला तुम बताओ जरा, क्या आंसर आएगा। क्या C इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। देखो आज पहले, सबसे पहले जो लूप रखी हुई है वो रखी हुई है एक्स वाई प्लेन में। देखो जब भी अपने पास लूप एक्स वाई प्लेन में से रखी होती थी, हर एक साइड की लेंथ कितनी है, एल है ना। हर साइड की उसकी लेंथ कितनी है, एल है। तो इसका मतलब कि भाई एक स्क्वायर लूप हो गई। अब बताना जरा, सबसे पहले तो मुझे एरिया वेक्टर बताओ। एरिया वेक्टर लिखूंगा तो एरिया तो एल स्क्वायर है, लेकिन इसका एक्स वाई प्लेन में तो एरिया वेक्टर क्या के कैप लिख दूं। भाई एक्स वाई प्लेन में तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, तो वो किस में होगा, जेड में। तो मैंने साथ में क्या लिख दिया, के कैप। अच्छा बताओ बी वेक्टर कितना है। वो तो सर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब इन दोनों का क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट। फ्लक्स बराबर क्या होता है, बी डॉट ए, है ना। तो बी डॉट ए करेंगे तो आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को
के वाले के साथ, तो यहाँ पे के वाला कौन है, एल स्क्वायर, यहाँ पे कौन है, सी, तो आंसर आ जाएगा सी एल स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ स्क्वायर लूप, फिर से है, अ स्क्वायर लूप of each side length L, a square loop of each side length L is placed at a distance small a, is placed at a distance small a from the infinite current carrying wire, from the infinite current carrying wire, then find the flux passing through the loop, find the flux passing through the loop, find the flux passing through the loop। ये डायग्राम बनाओ। एक करंट कैरिंग वायर के साथ में एक लूप को रखा हुआ है, उसने पूछा कितना फ्लक्स पास करेगा। पहले बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस में आएगा, क्रॉस में आएगा, डॉट में आएगा, क्रॉस में आएगा, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड बना लो। तो ये फ्लक्स इनकमिंग होगा, आउटगोइंग होगा। इस लूप के लिए फ्लक्स कैसा है, अंदर जाने वाला फ्लक्स है, बाहर आने वाला फ्लक्स है, अंदर जाने वाला फ्लक्स है। देखो मैं इस वायर की वजह से बनाऊंगा तो क्रॉस में आ जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो यहाँ पे अपने ने देखो क्रॉस क्रॉस लिख दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे अंदर जा रही है, तो इसके इनकमिंग फ्लक्स होता है, तो इसका मतलब आंसर सर हमें नेगेटिव में लिखना होता है। इनकमिंग फ्लक्स के लिए आंसर किस में लिखना होता है, नेगेटिव में। इनकमिंग फ्लक्स के लिए आंसर नेगेटिव में। तो याद करो, इसका मतलब जब भी मैं लास्ट में इसका आंसर लिख दूंगा तो आगे नेगेटिव लगा दूंगा, लास्ट में आंसर लिखूंगा तो लास्ट में अपने आप ही क्या लगा दूंगा, नेगेटिव साइन। अच्छा पहले बताओ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किसने की है, इस वायर ने प्रोड्यूस की है, और एक वायर की वजह से चारों तरफ कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। यानी अभी तक हमने जो पहले दो क्वेश्चन किए थे वो यूनिफॉर्म वाले थे, ये कैसे, नॉन यूनिफॉर्म का। और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो याद करो मैंने तुम्हें सिखाया है कि भाई फ्लक्स का आंसर तुम्हें लिखना होता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। नॉन यूनिफॉर्म वाले फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए ना, यानी अपने को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब नॉन यूनिफॉर्म का क्वेश्चन आएगा एलिमेंट लेके क्वेश्चन को करना है, फिर उसके बाद क्या कर देनी है, इंटीग्रेशन। तो अब जरा मुझे बताओ, इसमें अपने को एलिमेंट लिखना है तो हम क्या करेंगे, सर इस वायर से ना एक्स डिस्टेंस पे जाके, इस वायर से एक्स डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जाता है, और उस एलिमेंट की लेंथ कितनी मानी जाती है, dx।
एक्स पे जाके कितना एलिमेंट, dx एलिमेंट। भाई यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखो अलग होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी, यहाँ जाने वाला फ्लक्स अलग है, बीच में जाने वाला फ्लक्स अलग है, लास्ट में जाने वाला फ्लक्स क्या है, अलग है। तो अलग अलग मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, इसलिए तो हमने क्या बोल दिया, नॉन यूनिफॉर्म। तो हमने एक्स पे जाके एक dx एलिमेंट लिख लिया। अच्छा, इस dx एलिमेंट की लेंथ तो कितनी है, एल ही है, लेकिन उसकी विड्थ कितनी, dx है। अगर मैं पूछूंगा इसका एरिया बताओ, एरिया, तो बताना जरा कि तुम क्या बोलोगे, सर इसका एरिया जो होगा वो डीए हो जाएगा, और डीए की वैल्यू क्या, एल इंटू डी एक्स लिख देंगे। भाई एक छोटे से एलिमेंट का एरिया भी तो क्या होता है, छोटा सा होता है, उसकी लेंथ कितनी है, एल, विड्थ कितनी है, डी एक्स, तो एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू डी एक्स। तो अब जरा मुझे बताओ, फ्लक्स का आंसर लिखना है तो सबसे पहले बी, बी क्या है, इस एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड। क्या एक वायर की वजह से एक्स डिस्टेंस का मैग्नेटिक फील्ड जानते हो, क्या वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स लिखा जाएगा। आर की जगह क्या लिख देंगे, एक्स। और डीए एरिया लिखना है तो उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, एल इंटू डी एक्स। ये आ गया एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड। और पूरी लूप का पता करना है तो क्या कर रखा है, इंटीग्रेशन। तो अब मुझे बताओ, इसमें म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई, ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन किसकी बचेगी, 1/x इंटू डी एक्स की। कोई बता सकता है लिमिट कहाँ से कहाँ लिखे, ए से ए प्लस एल तक। पहला एलिमेंट कहाँ मिलेगा, कितनी डिस्टेंस पे मिलेगा, ए पे, देखो ए डिस्टेंस पे है, ये फर्स्ट एलिमेंट। और लास्ट वाला ये मिला है, तो लास्ट वाला कितनी डिस्टेंस पे, ए प्लस ये एल। तो यहाँ पे लिख देंगे ए टू ए प्लस एल। लो बता दो जरा, इसमें म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई तो बाहर आ गया, 1/x इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन log x, 1/x की इंटीग्रेशन बेटा क्या होती है, log x, याद रखो इंपॉर्टेंट है। या इसको log x भी बोल देते हैं, ln x भी बोल देते हैं ना। तो 1/x की इंटीग्रेशन होती है। तो आज यहाँ पे लिख देंगे log, जिसका बेस e है, साथ में x, और कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस एल तक। तो अब जरा मुझे बताओ क्या आएगा, म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे पहले अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट। तो इसका फाइनल आंसर देखो ये बन रहा है, log a प्लस एल डिवाइडेड बाय ए। ये बनेगा फ्लक्स का आंसर, और ये इनकमिंग फ्लक्स है। तो मैं अपने आप ही इसके आंसर के आगे लास्ट में क्या लगा देता हूँ, माइनस साइन। तो जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, पहले एक लूप के लिए एलिमेंट लिखना होता है, एलिमेंट हर बार एल डी एक्स ही होता है। एलिमेंट हर बार क्या होता है, एल इंटू डी एक्स होता है। फिर उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन करनी होती है। चलो पहले यहाँ तक लिखा सबने। चले आगे। हम्म,
अब इसमें हेडिंग लिखो, अब इसमें हेडिंग लिखो, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, according to this law, according to this law, according to this law, when a loop, when a loop is placed, is placed in changing magnetic flux, when a loop is placed in changing magnetic flux, in changing magnetic flux, then EMF will be induced, then EMF will be induced and current will be induced, and current will be induced. This is called, this is called electromagnetic induction. This is called electromagnetic induction, electromagnetic induction. नेक्स्ट लाइन में लिख दो, flux can be changed by, flux can be changed by, इसके नीचे लिखना phi is equals to BA cos theta, phi equals to BA cos theta, इसमें लिख दो by changing magnetic field, by changing magnetic field, सेकंड लिख दो by changing area, थर्ड लिख दो by changing theta, by changing theta, ब्रैकेट में लिखना rotation of the coil, rotation of the coil, rotation of the coil, rotation of the coil. नेक्स्ट लाइन में लिख दो if the coil or loop, if the coil or loop is not closed, if the coil or loop is not closed, then only EMF will be induced, then only EMF will be induced, but current, but current will not be induced, but current will not be induced, will not be induced. देखो अपने पास सबसे पहले आता है फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ हमें ईएमआई की डेफिनेशन बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो उसने क्या बोला कि अगर अपने पास कोई ये लूप रखी हुई है और उस लूप के अंदर जाने वाला जो फ्लक्स है या बाहर आने वाला जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, फ्लक्स इस लूप के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी इस लूप को मैंने चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर रख दिया। कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा अंदर जा रही है, कभी कम अंदर जा रही है, कभी बाहर आ रही है, कभी कम बाहर आ रही है, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब कुछ भी हो सकता है, फ्लक्स इंक्रीज भी हो सकता है और फ्लक्स डिक्रीज भी हो सकता है। तो उसने बोला इस कॉइल के अंदर अपने आप ये कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यानी इस कॉइल के अंदर अपने आप ही एक सेल बन जाएगा, अपने आप ही क्या बन जाता है, एक सेल बन जाता है। और अगर एक कॉइल ऐसे पूरी क्लोज्ड है तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट। यानी कुछ टाइम के बाद देखूंगा तो हो सकता है उसके अंदर ऐसे करंट फ्लो कर रहा हो कॉइल के अंदर बिना कोई सेल लगाए। मैंने कोई एक्सटर्नली सेल
नहीं लगाया, अपने आप ही सेल प्रोड्यूस होगा और अपने आप ही क्या फ्लो होने लग जाएगा, करंट। और किसकी वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से, और इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब उसने बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कैसे चेंज तुम कर सकते हो, तो उसने बोला देखो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स तीन बातों पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे, थीटा पे। इन तीनों में से किसी को भी चेंज करोगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पहले मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड को अपन कैसे चेंज कर सकते हैं। सर जो आपने इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है अगर वो टाइम का फंक्शन हो, मैंने यहाँ लिख दिया बी इक्वल टू 2t। अब 2t लिखने का मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड किसका फंक्शन है, टाइम का। मैं टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड पुट करूंगा तो 2 टेस्ला आ जाएगा, 2 सेकेंड पुट करूंगा 4 आ जाएगा, 3 सेकेंड पुट करूंगा 6 आ जाएगा। यानी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसके अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो अपने पास ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर उसने बोला एरिया को चेंज कर दो। एरिया कैसे चेंज कर सकते हैं, अब ये कॉइल कैसी है, सर्कुलर है। सोचो मैंने इसको सर्कुलर कॉइल को ही मोड़ के यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल बना दी, सर्कुलर थी, इसी को ही पकड़ा मोड़ के क्या बना दी, रेक्टेंगल बना दी, या स्क्वायर शेप बना दी, या ट्रायंगल बना दी। तो बताओ उसका एरिया भी तो चेंज हो जाएगा, उसका एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसी का एरिया कम होगा तो किसी का एरिया ज्यादा होगा। एरिया चेंज हो गया तो फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगी, फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगी तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगी फिर ना। दूसरा सर आप ऐसा कर सकते हो, जैसे ये अपने पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, और अगर मैं एक लूप को, सोचो एक लूप रखी हुई है, इस लूप को अगर मैं वी वेलोसिटी से अंदर ले जाऊं, बताओ अब अभी तो इसके अंदर कितना फ्लक्स पास हो रहा है, 0। लेकिन जैसे इसको अंदर लेके जाऊंगा तो इसके अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू बढ़ेगी, अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे लूप अंदर जाएगा। तो अब बताओ इस क्वेश्चन में चेंज क्या हो रहा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है क्या, नहीं, वो तो यूनिफॉर्म लगी हुई है। अच्छा क्या मैंने इस कॉइल को बदल के सर्कुलर बना दी है क्या, नहीं, तो फिर चेंज क्या हो रहा है। सर वो इस क्वेश्चन में भी एरिया ही चेंज हो रहा है, पर सर वो एरिया चेंज हो रहा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। ज्योमेट्रिकल एरिया तो सेम ही है, देखो ज्योमेट्री तो सेम ही है, लेकिन जैसे जैसे कॉइल अंदर जाएगी सबसे पहले इतना सा एरिया अंदर जाएगा देखो, और इस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी। फिर थोड़ा और अंदर चला जाएगा तो और एरिया बढ़ जाएगा, आधी लूप अंदर चली जाएगी, फिर पूरा अंदर चला जाएगा तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो वो एरिया चेंज हो रहा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पे इफेक्टिव एरिया चेंज होता है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, इफेक्टिव एरिया जिसमें फील्ड लाइंस मूव करती हैं वो क्या होता है, चेंज होता है। अब ऐसे ही जब ये लूप बाहर आएगी तो वो फ्लक्स क्या होगा, कम हो जाएगा। अच्छा थर्ड हमने क्या लिखा, बाय चेंजिंग थीटा, इस एंगल थीटा को चेंज कर दो। ये एंगल थीटा किसके बीच में एंगल होता था, बी और ए के बीच में। अब बी और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा कैसे चेंज कर सकते हैं, रोटेशन से। कैसे चेंज कर सकते हैं, रोटेशन से। कॉइल को रोटेट कर दो, कॉइल को क्या कर दो, रोटेट कर दो ना। ये कॉपी देना था, वो मॉड्यूल ही दे दो। देखो जैसे कॉइल है ना, अच्छा मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे नीचे अंदर जा रही है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है, नीचे। इस कॉइल का एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर, है ना। तो बताओ थीटा कितना है, 180 डिग्री। बी नीचे, ए वेक्टर ऊपर, थीटा 180 डिग्री। अब अगर इस कॉइल को मैं रोटेट करके ऐसे कर दूं, एरिया वेक्टर किधर आ गया, ये आ गया। एरिया वेक्टर प्लेन की कैसा होता है, परपेंडिकुलर। ये आ गया एरिया वेक्टर, बी किधर है, नीचे ही है। तो बताओ एरिया वेक्टर इधर, बी नीचे, अभी थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो पहले फ्लक्स था, पहले थीटा था 180 डिग्री, अब थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। पहले बताओ यहाँ फ्लक्स कितना था, पहले बताओ, -ba। अरे 180 पे कितना होता है, -ba। अब जब मैंने इसको रोटेट किया, एरिया इधर आ गया, थीटा बी इधर आ गया, थीटा 90 डिग्री हो गया, फ्लक्स कितना हो गया, 0। ba cos 90 हो गया। अब मैंने इसको इधर कर दिया, अब बताओ एरिया वेक्टर नीचे और बी भी नीचे, दोनों नीचे, थीटा 0। तो आंसर हो गया +ba। फिर से इसको रोटेट कर दूंगा, एरिया वेक्टर इधर आ गया, बी नीचे आ गया, फिर से कितना आ गया, 90। तो फिर से 0। तो जैसे जैसे मैं इस कॉइल को ऐसे रोटेट करता जाऊंगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे चिपका हुआ है इसके साथ, और वो भी ऐसे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है।
बी की डायरेक्शन तो फिक्स ही है, वो तो नीचे ही है, लेकिन एरिया वेक्टर के रोटेशन की वजह से थीटा उनके बीच में चेंज होता जाएगा। तो थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स की वैल्यू भी कभी 0 होगी, कभी -b होगी, कभी 90 हो जाएगी, है ना। तो वो क्या होता है, बाय रोटेशन ऑफ द कॉइल। एसी जनरेटर में हम किस चीज का यूज करते हैं, बी एम को चेंज करते हैं, बी को चेंज करते हैं, या चेंजिंग थीटा करते हैं? चेंजिंग थीटा करते हैं, उसमें कॉइल रोटेट कर रही होती है ना। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि भाई उसको किसके अक्रॉस रोटेट करवाया, यानी किस एक्सिस के अक्रॉस रोटेट करवाया। अभी तो मैंने इसको ऐसे ऐसे रोटेट करवाया, है ना। सोचो अगर मैं इस कॉइल को ऐसे रोटेट कर दूं तो बताओ, अभी एरिया वेक्टर की तरह ऊपर, बी नीचे, थीटा 180, मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, अभी भी एरिया वेक्टर ऊपर, बी नीचे, थीटा 180। तो तुम्हें क्वेश्चन में बताया जाएगा कि कॉइल को किस एक्सिस के अबाउट रोटेट की है। दो तरह से ही थीटा चेंज हो सकता है, या तो मैं इसको पकड़ के, है ना, इसको पकड़ के ऐसे कर दूं, तो वही बात हो गई, इधर आ गया था, है ना। या इसको पकड़ के एक्स एक्सिस के क्रॉस, यहाँ देखो ये एक्स एक्सिस, इसको पकड़ के ऐसे कर दूं, तब भी थीटा चेंज हो जाएगा। तीन एक्सिस ही होती हैं, एक्स वाई जेड। ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसे करूंगा तो थीटा चेंज नहीं होगा ना। तो वो तुम्हें क्वेश्चन में बताया जाएगा, तुम्हें खुद पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अपने को तीन टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, एक जिसमें बी वेरिएबल होगा, एक जिसमें ए वेरिएबल होगा, और एक जिसमें थीटा वेरिएबल होगा ना। तो एक बार ये डायग्राम बना लो। एक बात और उसने बोली है, सबसे लास्ट वाला लाइन पढ़ना जरा। इफ द कॉइल इज नॉट क्लोज्ड, मुझे बताओ, उसने एक कॉइल को रखा हुआ है, ये कॉइल रखी हुई है, लेकिन ये कॉइल यहाँ से कट की हुई है, देखो ये कॉइल पूरी क्लोज्ड लूप नहीं है, तो कट की हुई है। मैं यहाँ फ्लक्स को चेंज करूंगा, तो फ्लक्स को चेंज करने से क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? होगा। ईएमएफ तो फ्लक्स चेंज करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसके अंदर, यानी सेल तो बनेगा बनेगा, लेकिन उसमें करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि ये कॉइल क्लोज्ड लूप नहीं है। तो सेल बनेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल तो आएगा। मान लो ये 2 वोल्ट का सेल बना है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो जाएगा? 2 वोल्ट। पर करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि क्लोज्ड है, ओपन है ये तो, ना। लो, अब पहले ये डायग्राम बना लो। अब वो जो करंट प्रोड्यूस इसके अंदर होगा, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। करंट इंडक्शन ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे सर्कल में एरो लगा दिया था तो हर बार ऐसे ही होगा, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है ना। ये है आई इंड्यूस, ऐसे लिखना, आई इंड्यूस। चलो, पहले यहां तक बनाया सबने। अब इसमें लिखो फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ।
Faraday's second law. According to this law, according to this law, according to this law, the induced EMF, the induced EMF is directly proportional to, is directly proportional to rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux. ये फॉर्मूला लिखो, E induce directly proportional to d phi by dt. E induce is equals to minus d phi b by dt. यहाँ d phi b by dt लिखना, इसके नीचे लिख दो नेगेटिव साइन shows, negative sign shows the opposite direction, negative sign shows the opposite direction of induced EMF, the opposite direction of induced EMF. It is given by Lenz law. It is given by Lenz law. It is given by Lenz law. देखो जो फेराडे सेकंड लॉ होता है वो अपने पास होता है E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। ये फाई भी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की डिफरेंशिएशन करनी है। कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज, ऐसा बोला जाए कि क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज के होने की वजह से भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो आंसर है नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग बात है, उसके चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से तो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है। कौन सा करंट प्रोड्यूस होता था, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो ईएम वेव वाले चैप्टर में आता था, जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में होता है, याद करो ईएम वेव वाले चैप्टर में एक होता था डिस्प्लेसमेंट करंट, वो होता है। यहाँ तो अभी किसकी बात चल रही है, नॉर्मल करंट की बात चल रही है, इंड्यूस करंट की बात चल रही है। तो पहले मुझे बताओ ई इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, इस ईएमएफ की डायरेक्शन। और ये नेगेटिव साइन की इंपॉर्टेंस कौन बताएगा, लेंज लो। यानी डायरेक्शन क्या है कि वो कौन बताएगा, लेंज लो। अभी सिर्फ अपने को ईएमएफ के फॉर्मूले लिखने हैं। देखो मैं अगर ऐसा लिखूंगा ई इंड्यूस, इसका मतलब मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड अभी लिखना है, मुझे सिर्फ अभी क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड। तो अपने पास सबसे पहला देखो जो फॉर्म क्वेश्चन आता है वो आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई एवरेज। और ई एवरेज का जो फॉर्मूला है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वो होता है डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। यानी चेंज इन फ्लक्स लिखो डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल लिख दो। यानी ऐसा लिख सकते हो फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, ऐसा लिख दो। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। और अगर मैग्नीट्यूड के साथ नहीं लिखना तो आगे सबके क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन ना। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो अपने को पता है, वो तो सर इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ है। यानी जो अपन लिखते हैं माइनस डी फाइव बाई डी टी, है ना। माइनस लगाना चाहो लगा दो, नहीं लगाना तो सिंपल क्या लगा दो, मोड। अच्छा याद करो फ्लक्स को अपन क्या लिखते हैं, फ्लक्स को अपन लिख देते हैं एन बी ए कॉज थीटा। अब इन क्वेश्चनों में या तो थीटा 0 डिग्री निकला करेगा या 180 डिग्री निकला करेगा। यानी मैं फ्लक्स की वैल्यू अभी सिंपल क्या पुट कर रहा हूँ, एन बी ए। बताओ फ्लक्स की वैल्यू अगर मैं एन बी इसमें पुट कर दूंगा तो ई इंड्यूस का फॉर्मूले में देखो एन बी बाहर आ जाएगा, फाइव की जगह एन बी ए लिख दो, एन बी ए। तो उसमें एन बी बाहर आ गया, ए भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डी बी बाई डी टी। ये फॉर्मूला बचा, आगे लगा लो चाहे नेगेटिव साइन। ये dB बाई dt यानी चेंज इन
ये डीपी बाई dt का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये फॉर्मूला अपने को कब लगाना है, जब क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, जब क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो, वेरिएबल हो, तो हमें ये फॉर्मूला लगा देना है। और हो सकता है क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो तो एन और बी बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचेगा, एरिया। यानी ई इंड्यूस का दूसरा फॉर्मूला क्या लिख दूंगा, माइनस एन बी, और साथ में क्या लिख दूं, डी ए बाई डी टी ना। ये फॉर्मूला मुझे कब लगाना है, जब क्वेश्चन में एरिया कैसा हो, वेरिएबल हो, एरिया वेरिएबल हो सकता है। तो इसका मतलब टोटल 3 फॉर्मूले लगते हैं। एवरेज वाले का इंड्यूस्ड में जब बी वेरिएबल होता है, इंड्यूस्ड में जब एरिया वेरिएबल होता है। पहले तीनों लिखो। ठीक है, पहले सबने सेकंड लिखा। चलो अब इसमें सेकंड लिख दो, इंड्यूस्ड करंट। इसमें लिख दो इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट के लिए लिखना आई इंड्यूस इज इक्वल्स टू ई इंड्यूस डिवाइडेड बाय आर। आई इंड्यूस इक्वल्स टू ई इंड्यूस डिवाइडेड बाय आर। और आर के सामने लिख दो रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। देखो अपने को पता है कि सबसे पहले लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है, यानी वोल्टेज आती है, फिर उसके बाद कौन आएगा, करंट आएगा। करंट कैसे पता करेंगे सर, ई बाय आर करके ना। अच्छा ये आर क्या लिखना है, ये लूप की रेजिस्टेंस है, लेकिन उसी क्वेश्चनों में जिसमें केवल लूप ही है। लेकिन अगर मेरे पास लूप के साथ कोई सर्किट भी लगा हुआ है, लूप के साथ मेरे पास कोई एक्सटर्नल सर्किट भी लगा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस लिखनी है, टोटल रेजिस्टेंस, यानी आर इक्विवेलेंट लिखना है। आर इक्विवेलेंट लिखने का मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टेंस ऑफ दी लूप भी आ गई प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट भी आ गया, दोनों का रेजिस्टेंस मुझे एक साथ लिखना है। यानी मुझे आर इक्विवेलेंट लिखना है। मुझे क्या लिखना है, पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट। कई बार ऐसा होता है कि भाई लूप के साथ सर्किट भी लगे होते हैं एक्सटर्नल ना। जैसे मुझे बताओ कि जैसे ये कोई लूप लगी है, ऐसे लूप है, और साथ में ये ऐसे रजिस्टर भी लगे हुए हैं, ये तो लूप है। और लूप का खुद का रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, और यहाँ पे ये भी 10 ओम दे रखा है, ये भी 10 ओम दे रखा है, ये भी 10 ओम दे रखा है, इधर भी कुछ रेजिस्टेंसेस बना रखे हैं।
तो अपने पास पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ये लूप का भी होगा प्लस इन तीनों का भी होगा। अब ये चेक करना पड़ेगा ये तीनों सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। अभी ये सीरीज में निकलेंगे तो अपन लिख देंगे टोटल 40 ओम, नीचे वहां पे आर की जगह लिख देंगे 40, यानी पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मुझे लिखना है, लूप का भी प्लस सर्किट का भी। पहले लिख दो। अब इसमें थर्ड लिखो। इसमें लिखो इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज इन द लूप, इंड्यूस्ड चार्ज इन द लूप। देखो पहले बताओ हमने अभी अभी क्या लिखा कि सर जो आई इंड्यूस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/r d∅/dt। ई इंड्यूस की वैल्यू पुट कर दी, नेगेटिव साइन मत लगाओ, लगाना है तो लास्ट में लगा देना ना। अच्छा तो पहले मुझे बताओ इस करंट को अपन क्या लिख सकते हैं, क्या dq/dt लिख सकते हैं, बराबर करके क्या लिख देंगे 1/r d∅/dt ऐसे लिख देंगे ना। तो बताओ ये dt से dt क्या हो गया, कैंसल आउट, इधर कौन बचा हुआ है dq, इधर कौन है 1/r, इधर कौन है d∅। मैंने दोनों तरफ क्या कर दी इंटीग्रेशन, तो dq की इंटीग्रेशन तो क्या हो गई q, ये 1/r आ गया अंदर, इंटीग्रेशन d∅ की हो गई डेल्टा फाई। यानी अपने पास देखो एक ये फॉर्मूला बन चुका है, q बराबर क्या हुआ है देखो डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय r ना। और नेगेटिव साइन लगाना है तो q बराबर माइनस डेल्टा फाई बाय r। पहले बताओ चार्ज फ्लो का फॉर्मूला, या चार्ज इंड्यूस बोलूं या चार्ज फ्लो बोलूं एक ही बात है, चार्ज इंड्यूस या चार्ज फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा फाई बाय आर। डेल्टा फाई का मतलब ऊपर तो क्या लिखा हुआ है चेंज इन फ्लक्स, नीचे क्या लिखा हुआ है सर वही लूप का या पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। तो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ लूप, लूप का रेजिस्टेंस ना। तो अब मुझे बताना जरा कि चार्ज के फॉर्मूले में कहीं पे नीचे टाइम आया है क्या, चार्ज के फॉर्मूले में नहीं कहीं पे नीचे डेल्टा टी या डी टी आया क्या, नहीं आया। जबकि इसके पहले हमने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं, देखो इसके ईएमएफ के फॉर्मूले में डेल्टा टी नीचे आया, यहाँ डी टी नीचे आया, यहाँ ई इंड्यूस लिखेंगे उसमें टाइम फिर से नीचे आ जाएगा। तो इन चार्ज के फॉर्मूले में टाइम नीचे नहीं आता, जबकि ईएमएफ इंड्यूस और करंट इंड्यूस के नीचे फॉर्मूले में टाइम आता है। इसका मतलब चार्ज फ्लो का आंसर टाइम पे डिपेंड नहीं करता। ये कौन से टाइम की बात कर रहा है सर, वो टाइम जिसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने के टाइम पे वो डिपेंड नहीं करता। यानी इसमें तुम्हें बस इतना ही पता होना चाहिए कि फ्लक्स चेंज कितना हुआ है। अगर मैं बोलूंगा कि भाई एक लूप के अंदर फ्लक्स चेंज हुआ है 10 वेबर से 20 वेबर, 10 से 20 वेबर फ्लक्स चेंज हुआ है 1 मिली सेकेंड में, तो उस 1 मिली सेकेंड का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सर चेंज इन फ्लक्स ही लिखना है, इनिशियल और फाइनली लिखना है ना। पहले इतना लिख लो फिर लिखते हैं। इसके नीचे पॉइंट बना के लिखना, द इंड्यूस्ड चार्ज, द इंड्यूस्ड चार्ज
only depends upon the change in flux, only depends upon the change in flux, not the rate of change of flux, not the rate of change of flux. It means it does not depend upon it does not depend upon the time interval. It does not depend upon the time interval in which flux changes, in which flux changes, in which flux changes. Next time में लिख दो, if a bar magnet, if a bar magnet is moved fastly, is moved fastly towards the loop, is moved fastly towards the loop, then E induce and I induce increases, but charge flow remains the same, but charge flow remains same, charge flow remains same. तो कभी भी अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक लूप रखी हुई है और यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, मुझे बताओ जैसे जब मैं इस बार मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर निकल रही है, बाहर। तो जैसे ही मैं इस बार मैग्नेट को इसके पास लेके जाता हूँ, तो इसके अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, यहाँ से बाहर निकल रही है। तो जैसे इसके पास लेके जाऊंगा इसके अंदर चली जाएंगी। तो उसने बोला कि अगर मैं इसको स्लोली मूव करके लेके जाऊं या अगर मैं इसको फास्टली मूव करके लेके जाऊं, तो इन दोनों ही केसेस में क्या फर्क है। सर अगर इसको फास्टली मूव करके लेके जाएंगे तो आपने जो चेंज टाइम लगा है उसको वो क्या लगा है, कम लगा है। फास्टली मूव करोगे तो वही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टाइम की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। पहले 2 सेकंड में यहाँ तक आ रहा था, अभी 1 ही सेकंड में यहाँ तक आ रहा है, तो ई इंड्यूस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टाइम कम हुआ है, डीटी नीचे होता है, करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन चार्ज फ्लो कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि इसके आंसर में कहीं पे भी टाइम नहीं हो रहा, इसके आंसर में कभी भी टाइम नहीं आता। ये बात समझ रहे हो, है ना। ये डायग्राम बना लो। और ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें तुमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में तुमसे करंट इंड्यूस पूछेंगे, ईएमएफ इंड्यूस पूछेंगे, चार्ज फ्लो पूछेंगे, इसके बाद पावर पूछेंगे कि बताओ उस लूप में पावर कितनी जनरेट हुई है, इस लूप में पावर कितनी जनरेट हुई है। तो मैंने ईएमएफ सॉल्व कर लिया है, तो मैं पावर का आंसर क्या लगा दूंगा, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर होता है, तो मैं लिख दूंगा ई इंड्यूस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, या फिर आई स्क्वायर इंटू आर। हीट पूछेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, टी से। यानी अब मेरे पास हीट भी पूछ सकते हैं, पावर भी पूछ सकते हैं, करंट भी पूछ सकते हैं, चार्ज भी पूछ सकते हैं, कुछ मर्जी पूछ सकते हैं ना। पहले यहां तक लिखा सबने। एक क्वेश्चन लिखो, फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड
नहीं कर रहा। रेट का मतलब होता है नीचे कौन आ जाए, टाइम। इसके नीचे टाइम नहीं है, अलग अलग बातें हैं। हाँ, वो तो पहले वाले केस में भी हो रहा था जब मैं उसको स्लोली मूव कर रहा था। उसके कंपैरिजन में ये जो हमने लाइन लिखवाई है कि भाई उस डायपोल, उस मैग्नेट को हम इस फास्टली मूव करके लेके आए हैं, तो मैंने उस पहले से कंपेयर किए। पहले बताओ, एक ये बार मैग्नेट है, ये सामने लूप है, ये यहाँ पे था, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी और इसके अंदर जा रही थी 100। इसके अंदर कितनी जा रही थी, 100। अब मैं जब उसको यहाँ से यहाँ ले आया, अब इसके अंदर जा रही है 1000, लेकिन मैं इसको यहाँ से यहाँ लाने में मैंने टाइम लगाया, 2 सेकंड लगा दिए। 2 सेकंड के बाद इसमें यहाँ अंदर जाने कितने लग गई, 1000। अब दूसरा, ये पहला केस हो गया जब मैंने इसको स्लोली मूव करवाया, 2 सेकंड लगाए। दूसरे केस में फिर से यहाँ रखा हुआ है, कितनी जा रही है, 100। अब मैंने फास्टली मूव करा दिया, अब इसमें से वापस से कितनी जाएंगी, 1000 ही जाएंगी। तो चेंज इन फ्लक्स जितना पहले था, 1000 माइनस 100 900 का था, आज भी उतना ही है, 900 का ही है। लेकिन ये जो टाइम लगा वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इंटरवल कम हो गया, चेंज इन फ्लक्स तो जितना पहले वाले केस में था उतना ही बाद वाले में है, तो वो डेल्टा फाई पे डिपेंड करता है। तो क्यू की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ये बात समझ रहे हो ना। एक क्वेश्चन लिखो, द मैग्नेटिक फ्लक्स, the magnetic flux linked with the linked with the conducting loop, linked with the conducting loop is, लिखो, phi equals to t square plus 3t plus 5। if its resistance is if its resistance is 10 ohm, if its resistance is 10 ohm, then find first point लिखो, I induce at t equal to 1 second, सेकंड लिख दो, चार्ज फ्लो फ्रॉम t equals to 0 to t equals to 2 second, from t equals to 0 to t equals to 2 second। थर्ड लिख दो, पावर प्रोड्यूस्ड in the loop at t equal to 1 second, power produced in the loop at t equal to 1 second। कर दो इसे। फ्लक्स दे रखा है, क्या ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस आ गया तो करंट भी आ जाएगा। तुम्हें अभी नेगेटिव साइन नहीं लगाना, अपने को नेगेटिव साइन क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो अभी तुम्हें सबकी वैल्यू ही बतानी है। नेगेटिव साइन सब में तब लगाएंगे या डायरेक्शन तब बताएंगे जब अपने को लेंस लो आता होगा ना। मुझे बताओ सबसे पहले, है ना, फर्स्ट का आंसर लिख रहे हैं, तो फर्स्ट का आंसर लिख रहे हैं तो मैं देखो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ई इंड्यूस का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखना है d5/dt।
बताओ d5/dt करूंगा, क्या तुम इसके डिफरेंशिएशन कर सकते हो? क्या 2t+3 हो जाएगा? तो अगर ईएमएफ इंड्यूस पूछते तो ये है। अब करंट पूछा गया है, आई इंड्यूस पूछा गया है, तो आई इंड्यूस क्या होता है? ई इंड्यूस डिवाइडेड बाय आर। ई इंड्यूस की जगह क्या लिख दूंगा? 2t+3 डिवाइडेड बाय 10। ये आ गया करंट। मुझसे करंट किस सेकंड पे पूछा गया? 1 सेकंड पे। तो यहाँ टी की वैल्यू 1 सेकंड। देखो, तुम्हें जब भी टाइम पुट करना होता है ना, सबसे लास्ट में पुट करना होता है, फंक्शन बनाने के बाद। फिर से सुन लो, टाइम जब भी तुम्हें किसी फॉर्मूले में पुट करना है, फंक्शन बनाने के बाद पुट करना है, पहले पुट नहीं करना। मुझे बताओ, यहाँ टी की वैल्यू 1 सेकंड पुट करोगे तो आई इंड्यूस का आंसर क्या लिख देंगे? 2 × 1 + 3/10, तो ये आ जाएगा 5/10, यानी 0.5 एम्पियर। तो पहले का आंसर तो कितना है? 0.5 एम्पियर। सिंपल है ना? अच्छा, ऐसे ही दूसरे में बताओ, दूसरे में क्या पूछा हुआ है तुमसे? चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो का क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय, डेल्टा फाई का मतलब फाई फाइनल माइनस डिवाइडेड बाय आर। अच्छा, फाई फाइनल का मतलब क्या है? अच्छा, 0 सेकंड पे, क्या तुम मुझे 0 सेकंड पे फ्लक्स बता सकते हो? मुझे बताओ, यहाँ लिख लेते हैं, फ्लक्स इनिशियल का मतलब t = 0 पे। बताओ, t = 0 पे फ्लक्स पूछूंगा तो कितने वेबर आ रहा है? 5 वेबर। और फ्लक्स फाइनल, फाइनल फ्लक्स का मतलब कितने सेकंड पे? t = 2 सेकंड पे। क्या बता सकते हो? यहाँ पे t की वैल्यू 2 पुट कर दो। फ्लक्स में t की वैल्यू क्या पुट कर दो? 2। 2 पुट करोगे तो कितना आएगा? 4 + 6 + 5, यही आ रहा है ना? तो अब जरा मुझे बताओ, ये कितना आएगा? 15। तो मेरे पास फ्लक्स इनिशियल भी है, फ्लक्स फाइनल भी है, तो मैं लिख दूंगा 15 - 5 डिवाइडेड बाय 10। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 कूलम। यही आ रहा है क्या? ऐसे ही अब मुझे पावर बता दो। 2.5। मुझे बताओ, पावर का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले? सर, पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो हम लिखते हैं पावर इक्वल्स टू ई इंड्यूस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अच्छा, आज ई इंड्यूस कितने, करंट कितना, वोल्टेज कितनी इंड्यूस हुई है? 2t+3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, ये हुई है। ठीक है, तो अब इसको ओपन कर लो, फिर इसमें वैल्यू पुट कर दो ना। इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा? 4t² + 9 + 12t डिवाइडेड बाय 10। वैल्यू पुट कर दो इसमें। कितनी है टी की वैल्यू? 1 सेकेंड। 4 + 9 + 12 डिवाइडेड बाय 10। यही आ रहा है। ठीक है, अब मान लो हीट प्रोड्यूस पूछी होती 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में क्या पूछा होता? हीट प्रोड्यूस। तो हीट प्रोड्यूस अगर मुझसे पूछी होती तो मैं कैसे सॉल्व करता? पावर दे रखी है और वो वेरिएबल है। पहले बताओ, इसकी जो ईएमएफ है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल है? वेरिएबल है। देखो, ईएमएफ इंड्यूस कांस्टेंट नहीं आई, वो क्या आई? वेरिएबल। तो वेरिएबल आ गई है, तो फिर मैं हीट का फॉर्मूला क्या लगाता? H = ∫V²/R × dt, ये लगाता। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन से करता 0 से 1। इंटीग्रेशन में क्या पुट करता? 0 से 1, क्योंकि मेरे पास जो करंट आ रहा है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल है? वेरिएबल है। फिर से सुन लो बात,
तुम्हें पहले फंक्शन बनाना है, फिर बाद में उसकी क्या पुट करनी है, वैल्यू। पहले मैंने फंक्शन बनाया है, फिर बाद में उसमें टी की वैल्यू पुट की है। ऐसे ही हीट का पहले फंक्शन बनाऊंगा इंटीग्रेशन करके, बाद में क्या पुट करूंगा, वैल्यू। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आज मैंने ईएमएफ इंड्यूस, अच्छा अगर मैं 1 सेकंड पे ईएमएफ इंड्यूस पूछता 1 सेकंड पे, तो आंसर क्या बोलते, 5 वोल्ट। 1 सेकंड पे पूछता टी की वैल्यू 1 पुट कर देते, क्या बोलते, 5 वोल्ट। पर अगर ऑप्शन में -5 हुआ तो फिर -5 टिक करना है। ऑप्शन में t बराबर 1 सेकंड पे एक लिखा हुआ है +5 वोल्ट, एक लिखा हुआ है -5 वोल्ट। तो इसका मतलब वो चाहता है कि तुम विद साइन इस फॉर्मूले को यूज करो। तुम क्या यूज करो, विद साइन। और विद साइन यूज करेंगे तो मुझे पता है आगे वाला ये माइनस चलता रहेगा, तो माइनस चलेगा तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या बन जाएगा, -5 वोल्ट। आंसर क्या बन जाएगा, -5। यानी अगर प्लस माइनस के दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो मैं नेगेटिव साइन पुट करके सॉल्व करता हूँ, और जो मेरा आंसर लास्ट में बनेगा मैं उसको टिक कर देता हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हर बार नेगेटिव को ही टिक कर देना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हर बार किसको टिक कर दो, नेगेटिव को। मैं ये बोल रहा हूँ कि नेगेटिव साइन आगे पुट करो, सॉल्व करो। आंसर नेगेटिव में आ गया तो नेगेटिव टिक करो, आंसर पॉजिटिव में आ गया तो पॉजिटिव टिक करो। हो सकता है कि नेगेटिव पुट करते करते लास्ट में वो क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो मैं लास्ट में प्लस वाला आंसर टिक कर दूंगा। यानी मैं विद साइन सारे फॉर्मूले यूज करूंगा इफ ऑप्शंस आर गिवन विद साइन। ये बात समझ रहे हो है ना। इसके नीचे लिख लो, if options are given, if options are given with sign, options are given with sign, then use negative sign, use negative sign in each formula, in each formula, and then decide the answer, and then decide the answer, and then decide the answer. Next question लिखो, the flux, the flux linked with the loop, the flux linked with the loop is, ये लिख लो, phi equals to t cube minus 2t square plus 10. Then find the time, then find the time at which, at which the EMF induced, the EMF induced will be maximum, the EMF induced will be maximum. नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैंने तुमसे क्या पूछा है, मैंने ये पूछा है क्या वो टाइम बताओ जहां ईएमएफ 0 हो जाएगी। तुमने ईएमएफ 0 वाला आंसर बोल रहे हो, तुम किसका आंसर बोल रहे हो, ईएमएफ 0 वाला। हमसे क्या पूछा हुआ है कि ईएमएफ कब क्या होगी, मैक्सिमम ना। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों क्वेश्चन क्या है, अलग अलग है ना। अच्छा बताओ, फिर से मुझे बताओ, क्या तुमने ईएमएफ सॉल्व कर लिया, कर लिया। ईएमएफ इंड्यूस का आंसर क्या लिखूंगा, वही लिख दूंगा सर 3t² -4t। क्या यही आंसर आ रहा है। अब ये तो ईएमएफ इंड्यूस का आंसर आया है। हमसे जब ये पूछा जाए ईएमएफ इंड्यूस विल बी मैक्सिमम, तो जिस फंक्शन की वैल्यू मुझे मैक्सिमम या मिनिमम सॉल्व करनी होती है मैं उसकी डिफरेंशिएशन करता हूँ, इक्वल टू 0 पुट करता हूँ।
याद करो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या होता था, डिफरेंशिएशन करो इक्वल टू क्या कर दो, जीरो। तो आज मुझे मैक्सिमा किसका पता करना है, ईएमएफ का ही पता करना है, तो ईएमएफ की डिफरेंशिएशन करूंगा इक्वल टू क्या पुट कर दूंगा, जीरो। यानी आज इस क्वेश्चन में मुझे लिखना है डीई बाई डी टी इक्वल टू जीरो, मुझे ये करना है डी बाई डी टी इक्वल टू जीरो। अब करना जरा इसकी डिफरेंशिएशन वापस से, डी बाई डी टी सॉल्व करना, जरा क्या लिखोगे, 60 - 4, ये आ गया डी बाई डी टी इक्वल टू क्या कर देना, जीरो। तो यहाँ 60 - 4 इक्वल टू जीरो, 60 इक्वल टू 4, यानी टाइम की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है, 2/3 सेकेंड। ये है वो आंसर। अगर तुमने यहीं पे इक्वल टू जीरो कर दिया, तो यहीं इक्वल टू जीरो करने का मतलब क्या हो गया सर, वो तो वो टाइम आ गया जिस टाइम पे ईएमएफ क्या होगा, जीरो। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The flux linked with the coil is the flux linked with the coil is, ये लिखो, phi equals to t square e की पावर -4t, then find the time, then find the time at which EMF induce is zero, zero, zero। तुम्हें फ्लक्स गिवन है, तुम्हें वो टाइम पता करना है जब ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, जीरो। आंसर भी जीरो, जीरो और 0.5, एक और होना चाहिए। अगर तूने दो बता दिए फिर तीसरा भी बता सकता है। देखो पहला स्टेप क्या है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। अब डिफरेंशिएशन करनी है, अरे सर यही तो दिक्कत हो गई, अरे अरे ये तो गड़बड़ हो गई। ये तो सर थोड़ा बहुत फिर भी देखा देखा सा लग रहा था, है ना। अच्छा बताओ, जब भी टी स्क्वायर ई की पावर -40 है, तो अब देख लो इसी की डिफरेंशिएशन यही थोड़ी बहुत आती है इस वाले चैप्टर में। ये दो फंक्शन जो होते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, दो फंक्शन आपस में किस में होते हैं, मल्टीप्लाई में। तो अब अपने को क्या रूल अपनाना होता है, प्रोडक्ट रूल। अपने को क्या लिखना होता है, प्रोडक्ट रूल। याद करो प्रोडक्ट रूल में क्या होता था कि सर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये कौन है, सेकंड फंक्शन। एक को फर्स्ट मानते हैं एक को सेकंड। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यानी एक एक करके दोनों की क्या करनी है, डिफरेंशिएशन। तो आज मुझे बताओ d5/dt सॉल्व कर रहा हूं, तो आज मेरे पास फर्स्ट फंक्शन कौन है, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर को मुझे एज इट इज लिख देना है, और डिफरेंशिएशन सेकंड यानी ई की पावर वाले की करनी है। तो ई की पावर वाले की डिफरेंशिएशन ई की पावर वाले ही होती है, यानी ई की पावर -4t की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, ई की पावर -4t मल्टीप्लाई करके क्या लिखना है, -4। जो टी के साथ यहाँ लिखा होता है वो आगे लिखना होता है, टी के साथ यहाँ -2t लिखा होता तो -2 हो जाता। जो भी चीज यहाँ लिखी है वो आगे लिख दो, फिर प्लस करके। अब बताओ सेकंड कौन है, सेकंड ई की पावर -4t है, वो एज इट इज कर दिया। फर्स्ट फंक्शन कौन है, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, 2t होगी डिफरेंशिएशन। अब इसमें से कॉमन लिख लो, कॉमन लिखोगे तो यहाँ देखो ई की पावर -4t, यहाँ पे भी ई की पावर -4t, इधर भी t है उधर भी t है, इधर 2 है उधर 4 है। तो देखो मैं ऐसे कॉमन लिख लेता हूँ, 2t e की पावर -4t, ये तो आ जाएगा कॉमन।
अंदर यहाँ बचेगा -2t+1, ये बच गया। और अब मुझे इसकी डिफरेंशिएशन कर दी है, ईएमएफ आ चुका है, इस ईएमएफ इंड्यूस को मुझे किसके बराबर पुट कर देना है, 0 के। अब यहाँ से तुम्हें टी की वैल्यू सॉल्व करनी है, यहाँ से किसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, टी की। तो आज इसमें टी की ना टोटल 3 वैल्यूज आ रही हैं, ध्यान से देखो। यहाँ टी को अगर मैं 0 पुट कर दूं, सोचो अगर मैंने इस इक्वेशन में टी को 0 पुट कर दिया, आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये 0 चल रहा है देखो, है ना। दूसरा, टी की वैल्यू इनफाइनाइट भी हो सकती, टी की वैल्यू क्या हो सकती है, इनफाइनाइट। सोचिए यहाँ पे टी की वैल्यू इन्फिनिटी तुमने पुट कर दी है, तो ई की पावर -4t है, टी में इन्फिनिटी पुट करोगे तो वो 1/इन्फिनिटी नीचे हो जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ना, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी भी 0 ही होता है। और यहां से अगर तुम सॉल्व करोगे तो बताना, इसको तो लिख दोगे सर 2t+1 -2t+1 = 0, 2t = 1, टी का आंसर क्या आ जाएगा, यानी तीसरा आंसर क्या बनेगा, 0.5 सेकेंड। तीसरा आंसर क्या बनेगा, 0.5 सेकेंड। तो टोटल इस क्वेश्चन के कितने आंसर हैं, 3। अगर तो पेपर में सिर्फ यही मेंशन है ना, तो यही टिक करो, थर्ड वाला ही आता है जनरली। पर अगर मान लो ये तीनों ही मेंशन है, फिर चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, फिर उसको टिक करके आओ। पहले इसको लिख लो। ठीक है, तो देखो तीन हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन नॉर्मल वाला फ्लक्स डिफरेंशिएशन करनी है, दूसरे में थोड़ी सी ये टिपिकल वाली डिफरेंशिएशन भी आ जाती है, कोई बात नहीं, इसका भी शॉर्टकट देख लेते हैं। और थर्ड वाला जो है वो ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम पूछा जाए तो 2 बार डिफरेंशिएशन करके फिर 0 करना है ना। अब देखो जरूरी नहीं कि अपने को इस क्वेश्चन को अब देखो सॉल्व तो करना ही है, वो तो अपन ने कर ही दिया, पर वहां पेपर में अगर फटाफट आंसर टिक करना है ना, तो ध्यान से देखो यहाँ पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हर बार ये कर दिया करो बस, कहानी खत्म है, आंसर आ गया, 0 इन्फिनिटी। तो बताइए, अब बताओ फिर से। मान लो ये लिखा हो पेपर में, तो ये दे दिया मैंने क्वेश्चन, 2/6, 1/3, आंसर आ गया ना? बस +4 तो हो गए सर अपने। हाँ, पर यार रखना सिर्फ इसी में ही करना है, सब में जो ऊपर देखा वो कर दिया, आपने ही बोला था सर। ठीक है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, चले आगे ना। ओके ना, चलो। हम्म, अब इसमें क्वेश्चन लिखो, अब इसमें फिर से क्वेश्चन लिखो। अ सर्कुलर लूप, a circular loop, a circular loop of radius capital R, of radius capital R is placed in, is placed in uniform transverse, uniform transverse magnetic field B, uniform transverse magnetic field B,
if it is rotated by an angle 180 degree about y axis in time capital T then find first point लिख दो change in magnetic flux EMF induce change in magnetic flux second लिख दो EMF induce पहले मुझे बताओ तुमसे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है चेंज इन का मतलब फ्लक्स इनिशियल लिखना और फ्लक्स फाइनल लिखना है ना मैग्नेटिक फील्ड उसने शो कर रखी है ना 2BA सही है पहले बताओ अभी इसमें थीटा कितना है फाई बराबर क्या होता है BA cos थीटा देखो फाई बराबर क्या होता है BA cos थीटा अच्छा बताओ स्टार्टिंग में थीटा बी और ए के बीच में एंगल कितना है वही बात है इसका एरिया वेक्टर किधर है बाहर बी किधर है अंदर बताओ थीटा कितना है 180 डिग्री क्या अगर थीटा 180 डिग्री है तो बताना जरा इनिशियल फ्लक्स अगर मैं पूछूंगा तो वो क्या -BA हो जाएगा इनिशियल फ्लक्स कितना हो जाएगा -BA वही बात है जैसे अभी अपन ने पढ़ा था ना कि ये लूप है इसका बी किधर है अंदर इसका एरिया वेक्टर किधर है बाहर तो स्टार्टिंग में थीटा कितना है 180 डिग्री इसको 180 डिग्री रोटेट करने का मतलब क्या हुआ ये वाला रोटेशन तो 90 तक है और ये वाला और कर दूंगा तो 180 उसको उठा के उल्टा कर दो तो बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर चला गया नीचे और बी भी नीचे अब थीटा कितना हो जाता है 0 डिग्री यानी अब मैं फ्लक्स फाइनल लिखूंगा तो फ्लक्स फाइनल लिख दूंगा तो उसमें क्या लिख दूंगा BA cos 0 डिग्री यानी उसमें कितना होता है +BA यानी हर बार याद रखो इनिशियल -BA होता है और फाइनल क्या होता है +BA अब तुमसे अगर चेंज इन फ्लक्स पूछा है तो डेल्टा फाई बराबर फाई फाइनल -फाई इनिशियल तो हर बार तुम्हें BA और -BA तो ये टोटल कितना हो जाता है 2BA तो चेंज इन फ्लक्स कितना होता है 2BA है ना यही अगर 90 डिग्री तक के रोटेशन के लिए पूछता तो आंसर क्या होता +BA क्योंकि 90 में रोटेशन करता तो ये वाली टर्म क्या हो जाती 0 ना तो ये तो आ गया चेंज इन फ्लक्स का आंसर अब मुझे बताओ सेकंड तुमसे क्या पूछा हुआ है ई इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है सर डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ये लिखना होता है अब डेल्टा फाई इसमें कितना है 2BA और उसको टाइम इंटरवल उसने कितना बोला हुआ है T अच्छा एरिया की जगह क्या मैं पाई आर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ एरिया की जगह क्या लिख दो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय T 180 डिग्री वाले रोटेशन में याद रखो 2BA ही हर बार आंसर होगा ठीक है लो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो
इसमें लिखो अ सर्कुलर लूप, अ सर्कुलर लूप of radius small r, a circular loop of radius small r is placed in, is placed in uniform transverse magnetic field B, uniform transverse magnetic field B, if its radius, if its radius is increasing, is increasing at the rate of, at the rate of dr by dt, at the rate of dr by dt, then find the, then find the induced emf, find the induced emf when its radius becomes, its radius becomes r naught, its radius becomes r naught. पहले डायग्राम बनाओ। ईएमएफ इंड्यूस के वही फॉर्मूले है ना। अपने को पता है कि इसमें चेंज कौन हो रहा है, पहले बताओ। क्या बी चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है। तो जब एरिया चेंज होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है? एन बी डी ए बाई डी टी। याद है? एन बी डी ए बाई डी टी। नंबर ऑफ टर्न्स तो है ही नहीं, तो सिंपल बी डी ए बाई डी टी। देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला हुआ है कि जैसे ये कोई सर्कुलर लूप है, रेडियस आ रहा है, ये लूप एक्सपैंड हो रही है, ये लूप फैल रही है, एक्सपैंड हो रही है, इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये बड़ी लूप बन जाएगी तो इसके अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो बढ़ जाएंगे। और बड़ी लूप बच जाएगी तो इसके अंदर और फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो उसने बोला जब ईएमएफ इंड्यूस पता करना, जब इसका रेडियस इंक्रीज हो के कितना हो जाए, आर नॉट के इक्वल। तो पहले मुझे बताओ ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? सर इसमें बी बाहर लिख देंगे और अंदर क्या लिखेंगे? डी ए बाई डी टी। अच्छा बताओ, सर्कुलर लूप की बात चल रही है तो एरिया की वैल्यू बेटा क्या पुट करेंगे? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे तो पाई बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी। अच्छा बताओ, आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? टू आर साथ में डी आर बाई डी टी। ये लिखना है। मैं आर की डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो टू आर तो होगी होगी, साथ में मल्टीप्लाई करके और कौन लिखना है? डी आर बाई डी टी भी लिखना है। तो आज मुझे बताओ, ये अपने पास आंसर बन गया। अब ये इंड्यूस का आंसर जो है वो तब बताना है जब रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाए, आर नोट। तो यहाँ आर की जगह क्या पुट करोगे? आर नोट। यानी ई इंड्यूस का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? टू बी पाई आर नोट, और साथ में क्या लिखेंगे? डी आर बाई डी टी। इसमें आर की जगह आर नोट पुट कर दो। ये है देखो आंसर, टू बी पाई आर नॉट डी आर बाई डी टी। और इसको अपने को याद भी रखना है क्योंकि इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी आती है पेपरों में।
इस dr/dt के सामने लिख दो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। देखो क्वेश्चन टिक कर लो जो तुम्हें क्वेश्चन करने हैं, है ना। देखो एक तो एक्सरसाइज 1 में 1 से 7, 1 to 7, 1 to 7 लिख लो, 1 to 7। उसके बाद 10, 11, क्वेश्चन नंबर 10, 11। उसके बाद 35 से 39, 35 से 39। चलो पहले ये करना।